जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी तैयारी सही तरीके से कर रहे होंगे। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर के स्टडी पॉइंट पर। जैसा कि दोस्तों आप हमारी मौलिक अधिकार की जो क्लासेस है उसको देख रहे थे। दोस्तों इस वीडियो को भी स्किप नहीं करना है। दोस्तों इस वीडियो को यदि आप स्किप कर दोगे तो आप बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाओगे। यानी कि इस वीडियो में आपको इतना कुछ मिलने वाला है जो आपको दैनिक जीवन में काम आएगा, अपने परिवार, अपनी फैमिली, अपनी समाज में आपको बहुत काम आने वाला है। यानी कि मौलिक अधिकार आपको पता होने ही चाहिए। इसीलिए मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मौलिक अधिकार को लेकर के बेहतरीन से बेहतरीन एग्जाम्पल, केस स्टडी और आसान से आसान तरीके से आपको समझाऊं। तो दोस्तों इस वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल स्किप मत करना, एंड तक इस वीडियो को देखना, बहुत मजा आने वाला है। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में आर्टिकल 12 से लेकर के और 18 तक कंप्लीट करवा दिए थे। तो दोस्तों यदि आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसको भी देखना, उसमें भी मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से चीजें कंप्लीट कराई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 19 यानी कि आर्टिकल 19 क्या है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग डाल रखी है ताकि आपका समय बच जाए, क्योंकि दोस्तों लिखने में काफी समय चला जाता है। तो चलिए आर्टिकल 19 की बात करते हैं दोस्तों। तो आर्टिकल 19 में जो दोस्तों अगर बात करें तो इसमें एक बात इंपॉर्टेंट है जो आपको हमेशा याद रखनी चाहिए। यानी कि आर्टिकल 19 जो है यह राज्य के विरुद्ध है। यानी कि राज्य को यह क्या करता है, तानाशाही करने से रोकता है। तो दोस्तों आर्टिकल 19 जो है यह किसके विरुद्ध है, यह चीज आपको स्टार्टिंग में याद रखनी है। यह राज्य के विरुद्ध है, यह राज्य के क्या है, अगेंस्ट है। ये चीज आपको शुरुआत में याद रखनी है। यानी कि इसमें ज्यादातर जो आर्टिकल आएंगे 19 में, जो 6 आर्टिकल हैं वो सारे सारे राज्य के विरुद्ध हैं। कैसे, अब इसको समझो। देखो जैसे कि आर्टिकल 19 का है तो इसमें कह दो, अब कुछ दोस्तों के मन में एक सवाल चल रहा होगा कि इस तरीके से कैसे, हमने तो आर्टिकल 19 पढ़ा है तो ये क्या है। तो दोस्तों क्या होता है ना, जब हम आर्टिकल की संख्या नहीं बढ़ाते बल्कि उसी आर्टिकल में का, खा, गा, 19(1), 19(2 इस तरीका से हम प्रावधान जोड़ते चले जाते हैं ताकि संख्या ज्यादा ना बढ़े। तो इसीलिए दोस्तों अब हम बात करें 19 का में क्या है। 19 का में बोला गया है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आजादी और अपनी बात रखने की आजादी, और इसी में है प्रेस की यानी कि मीडिया की स्वतंत्रता। दोस्तों इसी में है। अगला क्या है, इसमें सम्मेलन करने की स्वतंत्रता इसी में है। संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता इसी आर्टिकल में है। भारत में कहीं भी घूमने की आजादी आर्टिकल 19 में आपका मौलिक अधिकार है। भारत में कहीं पर भी बस जाने का अधिकार भी दोस्तों आर्टिकल 19 के तहत आपका मौलिक अधिकार है। कोई भी काम करने का, किसी तरीके का व्यवसाय करने का, यह भी दोस्तों आपका मौलिक अधिकार है। तो दोस्तों ये तो है संविधान की भाषा जो लिखी हुई है। अब इसको समझते हैं कि इसका एक्चुअल मतलब क्या है। तो दोस्तों पहले मैं आपको बताता हूं कि आर्टिकल 19 की जरूरत क्यों पड़ी। तो दोस्तों शुरुआत यहीं से होती है। आर्टिकल 19 की जरूरत क्यों पड़ी, जब तक आप जरूरत नहीं समझोगे, जब तक आप जरूरत नहीं समझोगे कि आखिर क्या जरूरत पड़ी आर्टिकल 19 को लाने की। तो दोस्तों आर्टिकल 19 की जरूरत, एक कहानी समझाता हूं मैं आपको। दोस्तों अंग्रेजों के समय एक व्यक्ति था, वह व्यक्ति पढ़ा लिखा था। पढ़ा लिखा व्यक्ति वो क्या करता था, अपनी बातों को लिख करके, बोल करके अंग्रेजों के सामने पेश करता था। लेकिन अंग्रेज उसकी किसी बात पर, किसी लेटर पर कोई ध्यान नहीं देते थे। जब इतनी बात बढ़ी तो उस व्यक्ति ने सोचा चलो मैं अब मीडिया में काम शुरू करता हूं, प्रेस का काम शुरू करता हूं दोस्तों। तो उसने प्रेस का काम शुरू किया। तो अंग्रेजों ने उसकी प्रेस को भी बंद कर दिया, उसकी मीडिया को भी बंद करवा दिया, उसके पत्रिकाओं को, उसके न्यूज़पेपर को बंद करवा दिया। धीरे धीरे उसने क्या किया, उसने जगह जगह दोस्तों सम्मेलन करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों सम्मेलन करने पर भी अंग्रेजों ने रोक लगा दी उस व्यक्ति की। तो उस व्यक्ति ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। तो दोस्तों उसने एक संगठन बनाना चाहा, अपना एक संगठन, एक संघ बनाना चाहा कि एक संगठन हो जिसमें कुछ लोग इकट्ठे हों और अपनी बात अंग्रेजों तक पहुंचाएं। दोस्तों उस व्यक्ति के संगठन को भी खत्म कर दिया गया। अब बात, जब वो व्यक्ति इस बात पर रुका नहीं, बात जब आगे चली तो उसको लगा कि चलो अब ये सब काम तो मुझे ये लोग करने नहीं दे रहे। तो उसने भारत में घूमना शुरू कर दिया, उसने पूरे भारत में घूमना शुरू कर दिया।
अंग्रेजों ने कहा हमें घूमने से आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब मैं घूम तो लिया, लेकिन अब बात आती है कि मैं अपनी मर्जी का कुछ व्यापार करना चाहता हूं। तो दोस्तों अंग्रेजों ने उसके मर्जी के व्यापार पर रोक लगा दी। ये कहा तुम वही व्यापार करोगे जो हम चाहेंगे, तो इस पर भी रोक लगा दी। अब सोचने वाली बात है दोस्तों, अब वह व्यक्ति इतना पीड़ित था कि ना तो अपनी बात रख सकता है, ना मीडिया में काम कर सकता है, ना कोई संगठन बना सकता है दोस्तों, ना सम्मेलन कर सकता है। तो वह व्यक्ति जब संविधान जब बन रहा था तो उस व्यक्ति ने संविधान सभा में अपनी बात रखी और अपनी पीड़ा को सुनाया। तो दोस्तों जो संविधान के निर्माता थे उन्होंने उसकी बात को सुना और एक एक उसकी समस्या का समाधान निकालने के लिए उन्होंने इन सब चीजों को संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार 19 काम है इसको जोड़ा। तो दोस्तों इसीलिए 19 जो है आर्टिकल 19 की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा, ताकि जो सरकार है, जो राज्य है, वह किसी व्यक्ति पर तानाशाही ना कर सके, सरकार पर दबाव बनाने के लिए ये सब आर्टिकल 19 में ये सारे प्रावधान डाले गए थे। तो दोस्तों इसमें अब आपको याद रखने वाली कौन सी बात है दोस्तों, इसमें याद रखने वाली बात है कि मौलिक अधिकार में 19 आता है और 19 आर्टिकल में पहले 7 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी। लेकिन दोस्तों वर्तमान में कितनी प्रकार की स्वतंत्रता है इसमें, यानी कि दोस्तों वर्तमान में जो इसमें है केवल 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आर्टिकल 19 में कितने प्रकार की स्वतंत्रता है वर्तमान में दोस्तों, 6 हैं। 7वीं जो थी, जो 7वीं स्वतंत्रता थी दोस्तों संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार दोस्तों अब क्या कर दिया है, खत्म कर दिया है। किस संविधान संशोधन दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1978 में इसको खत्म कर दिया। अब ये अनुच्छेद 300 काम में डाल दिया गया है, ये अनुच्छेद 300 काम है, यानी कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार दोस्तों अनुच्छेद 300 काम में है। ये अब मौलिक अधिकार नहीं है बल्कि संवैधानिक नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कानूनी या फिर विधिक अधिकार है। तो दोस्तों इतनी बात आपको आर्टिकल 19 में पता होनी ही चाहिए। दोस्तों अब आप समझ चुके हो कि आर्टिकल 19 की जरूरत क्यों पड़ी, आखिर आर्टिकल 19 है क्या। दोस्तों अब हम बात करते हैं आर्टिकल 20 की। तो दोस्तों आर्टिकल 20 भी काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आपने आर्टिकल 20 को नहीं समझा तो आपके सामने बहुत समस्याएं आ सकती हैं, आपके पर्सनल लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में। दोस्तों आर्टिकल 20 को समझते हैं। दोस्तों आर्टिकल 20 में क्या लिखा है संविधान में, आर्टिकल 20 में लिखा है दोस्तों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, आर्टिकल 20 आपको यह अधिकार देता है कि यदि आपने कोई अपराध ऐसा कर दिया है जिसका कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन यह आर्टिकल आपको दोस्तों बहुत सारे गुनाह में अपराधी बनने से बचा देता है। कैसे बचा देता है अब आपको बताता हूं मैं। तो आर्टिकल 20 क्या कहता है, अब देखो आर्टिकल 20 में 3 प्रावधान जोड़े गए हैं। आर्टिकल 20 में दोस्तों कितने, 3 प्रावधान जोड़े गए हैं। आर्टिकल 20(1), 20(2) और 20(3). तो 3 प्रावधान आर्टिकल 20 में जोड़े गए हैं। तो तीनों को हम एक एक करके समझते हैं। तो आर्टिकल 20(1) क्या कहता है, दोष सिद्धि से पूर्व अपराधी नहीं माना जाएगा। यह है संविधान की भाषा दोस्तों, दोष सिद्धि से पूर्व अपराधी नहीं माना जाएगा, यानी कि यह संविधान में ऐसा लिखा हुआ है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब दोस्तों अब इसको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लो आपके घर में अचानक एक एलियन आ जाता है, एलियन आपके घर में अचानक आ जाता है और वह एलियन आप पर हमला कर देता है। तो आप अपनी रक्षा के लिए उस एलियन की हत्या कर देते हो। हत्या करने के बाद उसकी हत्या हो जाती है दोस्तों। अब सोचने वाली बात है, आपने उस एलियन की हत्या कर दी। अब आप बताइए कि आप पर कार्रवाई किस कानून के तहत होगी, आप पर जो कार्रवाई होगी वो किस कानून के तहत होगी, क्योंकि इस समय तो ऐसा कोई कानून है नहीं कि किसी व्यक्ति ने कोई एलियन मार दिया तो उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी दोस्तों। अब क्या होगा, कानून तो उस समय तक है नहीं, तो संसद क्या करेगी, 2 महीने में संसद ने एक कानून बना दिया। तो दोस्तों अब संसद ने 2 महीने में कानून बना दिया। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, अब संसद ने तो कानून बना दिया, क्या अब उस व्यक्ति को सजा मिलेगी दोस्तों? नहीं मिलेगी। क्योंकि सजा कब मिलेगी दोस्तों, सजा तभी मिलेगी जब उस व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया, यानी कि उसने जब व्यक्ति ने एलियन मारा था, यदि उस समय कोई कानून है तभी उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, नहीं तो सजा
नहीं मिलेगी, नहीं तो सजा नहीं मिलेगी। यानी कि आर्टिकल 20 स्पष्ट रूप से आपकी रक्षा करता है। यह कहता है कि जब तक आपने कोई अपराध किया है और उस अपराध के लिए जब तक कोई कानून में सजा नहीं है तो आपको सजा नहीं मिलेगी। यह आर्टिकल 20 स्पष्ट रूप से कहता है। अब दोस्तों आपको एक कहानी और बताता हूं। 2008 की बात है। 2008 में आपने सुना होगा हच और वोडाफोन का मर्जर होता है, यानी कि हच और वोडाफोन एक कंपनी होती है। अब कंपनी क्या करती है, हच और वोडाफोन टैक्स, ये कंपनी टैक्स से बचने के लिए ये सौदा करती है आउट ऑफ इंडिया जाके। आउट ऑफ इंडिया जाके सौदा क्यों करती है कि भारत सरकार को टैक्स ना देना पड़े। अब बात आती है कि भारत सरकार को टैक्स ना दे, अब गवर्नमेंट क्या करती है, हच और वोडाफोन पर दोनों पर केस कर देती है। केस कर देती है तो कोर्ट में क्या होता है, कोर्ट में जब ये मामला जाता है दोस्तों तो गवर्नमेंट, भारत सरकार हार जाती है। क्यों हार जाती है, क्योंकि उस समय ऐसा कोई कानून दोस्तों था ही नहीं कि अगर कोई कंपनी मर्जर होगी और वो सौदा विदेश में होगा, तो इस तरीके का कोई कानून था ही नहीं। तो ये हच और वोडाफोन जुड़ जाती है, जब वोडाफोन कंपनी बन जाती है तो कंपनी को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता। आर्टिकल 20(1) ने उसकी रक्षा कर दी। 2012 में जब कानून बनता है, कानून क्या बनता है कि कोई भी कंपनी मर्जर होगी, चाहे तो इंडिया में मिले चाहे विदेश में जाके मिले, उसको टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों आर्टिकल 20 आपकी इस तरीके से हेल्प करता है। अब बात आती है आर्टिकल 20(2). आर्टिकल 20(2) दोस्तों इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। आर्टिकल 20(2) यह कहता है कि दोहरी सजा से स्वतंत्रता। दोहरी सजा का मतलब क्या है दोस्तों, यहां का मतलब सिंपल यह है कि आपने कोई अपराध किया है और आपने एक अपराध किया है तो आपको सजा 2 बार नहीं मिलेगी। इसको एक एग्जाम्पल से समझो आप लोग। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि आपके गांव में किसी से झगड़ा होता है, आपका गांव में किसी से हुआ झगड़ा हुआ गांव में। अब गांव में झगड़ा हुआ, अब इस व्यक्ति ने आपके ऊपर कर दिया दोस्तों केस कर दिया, लेकिन आप पकड़े नहीं जाते हो, आप पकड़े नहीं गए। दोबारा फिर आपने झगड़ा कर दिया, आपने दोबारा फिर झगड़ा कर दिया, फिर ये व्यक्ति आप पर केस कर देगा। तो इस व्यक्ति ने आप पर झगड़े के लिए इस व्यक्ति ने 2 बार केस कर दिया, आप पर 2 बार केस कर दिया। तो दोस्तों ध्यान रखना, यह व्यक्ति चाहे केस आप पर 2 बार करे चाहे 3 बार करे, आपको सजा केवल एक ही बार मिलेगी। यानी कि वही बात होती है ना, चाहे एक व्यक्ति मारो चाहे 4 मारो, आप पर सजा एक ही बार, फांसी की हो गई तो हो गई, उम्र कैद हो गई तो हो गई। यानी कि यह आर्टिकल 20 जो है, आर्टिकल 20(2) दोहरी सजा की स्वतंत्रता देता है कि आप पर एक अपराध के लिए आप पर एक ही बार सजा मिलेगी, आपको 2 बार सजा नहीं मिलेगी। दोस्तों आर्टिकल 20(3) पढ़ते हैं। 20(3) क्या कहता है, अपने विरुद्ध गवाही देने हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। ये लिखा है संविधान में। दोस्तों इसको एग्जाम्पल से समझिए आप लोग। यानी कि आपने देखा होगा मूवियों में कई कबार एक घटना चलती है कि आपने कोई क्राइम किया, जब आपने कोई अपराध कर दिया तो पुलिस आपसे जबरदस्ती करती है, मारपीट करती है कि आप अपना गुनाह कबूल लो। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि वो व्यक्ति पुलिस के सामने तो गुनाह कबूल लेता है, लेकिन जब पुलिस उसको कोर्ट में लेके जाती है तो कोर्ट में वह व्यक्ति अपराधी बयान को बदल देता है। तो दोस्तों ध्यान रखना, पुलिस के सामने यदि किसी अपराधी ने पुलिस के सामने गवाही दी है, पुलिस के सामने यदि गवाही दी है दोस्तों, तो वो गवाही मान्य नहीं होगी। यानी कि पुलिस के सामने दी गई गवाही मान्य नहीं होगी। गवाही दोस्तों तभी मान्य होगी जब उसके कोर्ट के सामने गवाही दी जाएगी दोस्तों, तभी मान्य होगी। तब कोर्ट फैसला करेगा, एविडेंस देखेगा कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है या नहीं किया है दोस्तों। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारा आर्टिकल 20 कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम आर्टिकल 22 के तहत। दोस्तों आर्टिकल 22 क्या कहता है, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोस्तों, ये आपको लगभग हर व्यक्ति को ये पता ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप दोस्तों देखते होंगे कि आर्टिकल 22 का पुलिस द्वारा इतना दुरुपयोग किया जाता है। आप अपने समाज में, अपने देश में देखते होंगे आप लोग, इसका दुरुपयोग बहुत होता है। कैसे कि आपके पास जब पुलिस आती है, आपके पास हो तो पुलिस आई, पुलिस क्या करती है, पुलिस आपसे बिना कारण बताए वो गिरफ्तार कर ले जाती है। दोस्तों इसकी थोड़ी सी एक स्टोरी सुनाता हूं। मेरे गांव की बात है, एक बार वहां पर पुलिस, लेकिन वो वकील थे,
पुलिस को नहीं पता था ये वकील थे, तो पुलिस उनके पास पहुंचती है और पुलिस उनको डायरेक्ट ही गिरफ्तार करने लगती है, उनको पकड़ने लगती है। तो वो पुलिस से पूछते हैं कि भाई मुझे आप गिरफ्तार कर रहे हो, पकड़ रहे हो, मुझे कारण तो बताओ किस जुर्म में पकड़ा जा रहा है। लेकिन उनके पास कोई कारण नहीं था। किसी दूसरे व्यक्ति ने पुलिस को पैसा देकर के आपसी रंजिश के कारण उस व्यक्ति को उठवाया जा रहा था। लेकिन दोस्तों वह व्यक्ति तो मौलिक अधिकार जानता था, तो उस व्यक्ति ने पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया कि आप मुझे पकड़ रहे हो, किस आरोप में पकड़ रहे हो, अपराध क्या है मेरा। तो दोस्तों पुलिस से वहां से वापस जाना पड़ता है, क्योंकि पुलिस के पास कोई एविडेंस नहीं था, कोई रीजन नहीं था उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। अब दोस्तों अब बात आती है कि आखिर आर्टिकल 22 की जरूरत क्यों पड़ी। वही बात, हर आर्टिकल के पीछे दोस्तों एक कहानी है कि आर्टिकल 20 की जरूरत क्यों पड़ी। 395 दोस्तों आर्टिकल है ना, हर आर्टिकल के पीछे एक हिस्ट्री है, एक स्टोरी है, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों आर्टिकल 22 की जरूरत क्यों पड़ी। आपने इतिहास में रॉलेट एक्ट के बारे में सुना होगा दोस्तों। तो रॉलेट एक्ट जो था उसमें क्या था, अंग्रेजों ने एक ऐसा काला कानून बनाया था कि इससे क्या होगा, जो हमारे क्रांतिकारी थे उनको बिना मुकदमा चलाए, उनको बिना वारंट जारी किए, उनको सीधा जेल पहुंचाओ। यानी कि ना तो इनको कुछ बताना है, ना इनका मुकदमा चलेगा, ना केस चलेगा, इनको सीधे जेल पहुंचाओ। तो होता क्या था कि यहाँ पर लोगों को दबाने के लिए, धमकाने के लिए और परेशान करने के लिए अंग्रेजों द्वारा इतिहास में रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून आ चुके थे। तो इन्हीं से हमारे संविधान निर्माताओं ने सहारा लिया और यह बताया कि इस तरीके का किसी भी प्रकार का कोई भी कानून या कुछ भी नहीं होना चाहिए जिससे समाज में किसी तरीके की कोई दिक्कत हो। दोस्तों इसमें आपको एक बात और याद रखनी है, कि दोस्तों क्या बात याद रखनी है, इसमें आपको एक बात और याद रखनी है। यदि पुलिस आपको कभी पकड़ लेती है, पुलिस ने आपको पकड़ लिया दोस्तों, तो 24 घंटे के भीतर दोस्तों आर्टिकल 22 आपको सेफ्टी देता है। कि आर्टिकल 22 क्या कहता है, आर्टिकल 22 ये कहता है कि पुलिस ने आपको दोस्तों पकड़ लिया, तो पुलिस ने आपको पकड़ा है, तो पकड़ने से लेकर के 24 घंटे के भीतर जो आपका निकटतम जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने पेश करना पड़ेगा। अगर पेश नहीं किया तो आपके आर्टिकल 22 का दोस्तों उल्लंघन होगा, और आर्टिकल 22 का दोस्तों उल्लंघन हुआ तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो आर्टिकल 32 के तहत और 226 के तहत। तो पुलिस पर, पूरे डिपार्टमेंट पर दोस्तों कार्रवाई होगी, क्योंकि स्पष्ट रूप से ये लिखा हुआ है कि मौलिक अधिकार का यदि किसी तरीके से वॉयलेंस होता है, अतिक्रमण होता है या इनका हनन होता है, तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे हाई कोर्ट जा सकते हो। तो दोस्तों अब 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। लेकिन दोस्तों इसमें आपको एक बात याद रखनी है कि जो यात्रा का समय होगा, यात्रा के समय को दोस्तों शामिल होगा, कहां पर लागू नहीं होगा। दोस्तों ये भी आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि आपने तो पढ़ लिया कि भैया ने ये तो मुझे पढ़ा दिया, आपने बहस पुलिस आपको कारण नहीं बताएगी, सीधा आपको उठा के ले जाएगी। तीसरा, यदि कोई आतंकवादी है, यदि किसी आतंकवादी को पकड़ना हो तो आतंकवादी को भी दोस्तों आर्टिकल 22 नहीं, अधिकार नहीं मिलेगा, यानी कि इससे भी पुलिस नहीं पूछेगी। तो ये 2-3 चीज है कि कोर्ट द्वारा गिरफ्तारी हो रही हो
इनकम टैक्स पे नहीं किया हो या कोई आतंकवादी हो, तो इन सब पर आर्टिकल 22 दोस्तों लागू नहीं होता है। आर्टिकल 22 इन सब पर लागू नहीं होता है। तो दोस्तों इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात आपको जाननी ही चाहिए। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल। आर्टिकल क्या है इसमें, एक मिनट, आर्टिकल 22 हो गया, हमने 21 छोड़ दिया था ना, एक मिनट, 22 हो गया हमारा। दोस्तों आर्टिकल 21 को देख लो, यहीं पर मैं 22 पे आ गया, हमने आर्टिकल 21 को यहाँ पे छोड़ दिया, तो आर्टिकल 21 को देख लो। अनुच्छेद 21, फिर अनुच्छेद 23-24 पाएंगे हम। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 21 क्या कहता है, ये कहता है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक या व्यक्तिक स्वतंत्रता, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार, व्यक्तिक स्वतंत्रता का अधिकार। यह आर्टिकल दोस्तों काफी महत्वपूर्ण है, प्राण एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब देखो, अब बात आती है ये आर्टिकल क्या कहना चाहता है दोस्तों। तो दोस्तों आर्टिकल 22 आपने पढ़ा, उससे पहले आप 21 को समझ लो। दोस्तों 21 क्या कहता है, 21 ये कहता है कि किसी भी तरीके से, यानी कि कोई भी अनुच्छेद 21 है ना, ये बहुत बड़ा है। आर्टिकल 21 बहुत बड़ा है, क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों इतने सारे निर्णय दिए हैं इस आर्टिकल पर कि ये आर्टिकल दोस्तों बढ़ता ही जा रहा है। अब इसमें कौन कौन सी बात है जो आपको याद रखनी चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहली बात है दोस्तों इसमें है, पहला तो यही है कि एकांतता का अधिकार है इसमें। किसका दोस्तों? एकांतता का अधिकार है इसमें। एकांतता, एकांतता का अधिकार का दोस्तों मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि यदि आप फोन पर बात कर रहे हो तो आपको यह अधिकार दिया गया है आर्टिकल 21 के तहत कि आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता फोन पर बात करने से दौरान। यदि आपको कोई, क्योंकि आपका मौलिक अधिकार है ना आर्टिकल की कोई बाधा नहीं होनी चाहिए, तो एकांतता का अधिकार है। दोस्तों आपने एक घटना और सुनी होगी, आपने देखा होगा कि कई कबार पुलिस कुछ व्यक्तियों को हथकड़ी हाथ में डाल के ले जाती है। तो दोस्तों हथकड़ी, ये आपका आर्टिकल 21 के तहत राइट है कि पुलिस अपनी इच्छा से, यहां जेलर, जेल का जेलर और आदेश देता है कि इस व्यक्ति को हथकड़ी बांध के कोर्ट ले जाइए। लेकिन अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, साधारण व्यक्ति है, लड़ाई झगड़े के केस में गया है दोस्तों, उस व्यक्ति तो आपको पता होना चाहिए हथकड़ी पुलिस अपनी इच्छा से आपके हाथ में नहीं बांध सकती। यह आर्टिकल 21 आपको देता है। दूसरी बात इसमें क्या है? नींद लेने का अधिकार। हर व्यक्ति की जरूरत है, नींद लेना हर व्यक्ति की जरूरत है, क्योंकि यदि आपने प्रॉपर नींद नहीं ली है तो आपका मानसिक संतुलन बिगड़ जाएगा। तो दोस्तों नींद लेना भी आपका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। आपने देखा होगा, अब दिल्ली जैसे शहर में रह रहे होंगे तो 10 बजे के बाद दोस्तों डीजे को बंद कर दिया जाता है, ताकि 10 बजे के बाद एक आम नागरिक सोने लगता है और सुबह 6 बजे तक, यानी कि इस बीच यदि आपको कोई डिस्टर्ब करता है, इसका उल्लंघन किया है।
आर्टिकल 21 का उल्लंघन किया है दोस्तों। अब इसी में एक घटना और आती है। एक घटना क्या आती है, यानी कि उपचार करने का अधिकार। उपचार करने का अधिकार, उपचार करने का अधिकार। ये दोस्तों ये भी आपको लगभग पता होना चाहिए कि ये भी आपका मौलिक अधिकार है। दोस्तों इसको समझो कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कहीं पर कोई हादसा हो जाता है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और वहां पर वह व्यक्ति पीड़ित है, परेशान है, आपने उस व्यक्ति को उठाया, उसकी मदद की और उसको आप हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे। हॉस्पिटल लेकर के पहुंचे तो ध्यान रखना, चाहे दोस्तों हॉस्पिटल सरकारी हो या प्राइवेट हो, डॉक्टर तुरंत इलाज करने से मना नहीं कर सकता। यदि डॉक्टर इलाज करने से मना करता है तो ध्यान रखना उस डॉक्टर पर आर्टिकल 21 के तहत केस होगा, क्योंकि वह डॉक्टर जानबूझकर व्यक्ति को मार रहा है। और आर्टिकल 21 ये हेलो हेलो, ठीक है। अब बात आती है हमारी, एक और बात आती है इसी में। अब दूसरी बात क्या आती है दोस्तों, पर्यावरण का, यानी कि स्वच्छ पर्यावरण का। यानी कि आप देख अभी क्या था, अभी हैदराबाद के एक छोटे से बच्चे ने, हैदराबाद के एक छोटे से बच्चे ने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल डाली और ये बोला कि माननीय सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सर, हमारे यहाँ का पर्यावरण बहुत दूषित हो रहा है, हमें सुबह स्कूल जाने में दिक्कत होती है, हमारे टाइम को चेंज करवाइए। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात सुनी और स्कूल का टाइम चेंज कराया, क्योंकि फैक्ट्री जो है वो सुबह सुबह शुरू हो जाती है तो वहाँ का पर्यावरण है वो दिक्कत में आ जाता है। दोस्तों इतनी बात आपको इसमें याद रखनी चाहिए, यानी कि नींद लेने का अधिकार है, एकांतता का अधिकार है, ये सारे आपके मौलिक अधिकार हैं, यानी कि आर्टिकल 21 के तहत। आपको एक बात और याद रखनी चाहिए, क्या, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार दोस्तों दिया गया है, लेकिन दोस्तों इसमें आत्महत्या का, यानी कि सुसाइड करने का, आत्महत्या करने का दोस्तों कोई प्रावधान नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यदि आप सुसाइड करने की कोशिश करते हो, यदि आप बच जाते हो और पुलिस को पता चल जाती है दोस्तों, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, क्योंकि आप अपनी इच्छा से अपनी जान नहीं ले सकते। जान तभी लोगे कानून की प्रक्रिया के तहत ही दोस्तों आपकी जान छीनी जा सकती है। दोस्तों आर्टिकल 21 में आपको लगभग इतना पता होना चाहिए। अब आर्टिकल 21 का भी है, देख लो थोड़ा सा। 21 का क्या कहता है दोस्तों, 21 का ये कहता है कि 6 से लेकर के जो 14 वर्ष तक के बच्चे हैं, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के दोस्तों जो बच्चे हैं, इनको शिक्षा, इनको प्राथमिक शिक्षा मिलनी ही चाहिए। यानी कि 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा मिलना इनका मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 का के तहत। आर्टिकल 21 का के तहत दोस्तों आर्टिकल 21 तक हमारी बात कंप्लीट होती है। अब आते हैं हम आर्टिकल 22 हमने करा दिया था दोस्तों, आर्टिकल 23 पे आते हैं। आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। दोस्तों इसको समझो आप लोग, यदि आपने इसको नहीं समझा तो समझने का क्या ही फायदा दोस्तों। इसको समझो, देखो कैसे। आपने देखा होगा हमारी सोसाइटी में दोस्तों, हमारे देश में अगर हम बात करें, समाज का सबसे घृणित रूप यही है, मानव का दुर्व्यापार। यानी कि मनुष्य को एक वस्तु की तरह उसका शोषण करना, उससे लाभ कमाना दोस्तों, ये इंसानियत को शर्मसार करने वाला सबसे घृणित कार्य है। यानी कि आप देखते होंगे कि देश में आज बहुत सारी जगह बच्चों को, छोटी लड़कियों को, और बड़ी लड़कियां हैं और जो बड़े बड़े पुरुष हैं उनको वेश्यावृत्ति में, डांस बार, मसाज पार्लर, इनमें उनको जबरदस्ती भेज दिया जाता है। और चलो यहाँ तक तो ठीक है, आपने कई बार घटना दोस्तों ये सुनी होगी कि उनके अंग, किडनी, लीवर और आंख जैसे उनको अंग निकाल कर भी लोग बेचते हैं। तो आर्टिकल 23 क्या करता है, मानव के दुर्व्यापार, यानी कि किसी तरीके से मानव अंगों का यदि आप व्यापार करते हो, मानव को बेचते हो, तो आप पर आर्टिकल 23 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी दोस्तों। यहां तक तो ठीक है। अब दोस्तों आपके मन में एक बात आ रही होगी कि आखिर इसको रोका कैसे है दोस्तों। तो देखो इसका मेन कारण है गरीबी। भारत में अशिक्षा है, गरीबी है। उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, यूपी के
तो ये बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो बहुत गरीब हैं, अशिक्षित हैं, यानी कि शिक्षा का स्तर इनमें बहुत कम है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन लोगों को पता नहीं होता है कि हम जिनके साथ जा रहे हैं हमारा क्या होगा, तो लोग दल दल में फंसते चले जाते हैं। हालांकि हमारा गृह मंत्रालय है, होम मिनिस्ट्री है, राष्ट्रीय महिला आयोग है, बहुत सारे एनजीओ इस पर काम कर रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं ना हो। दोस्तों इसमें एक शब्द और है, बलात् श्रम। दोस्तों बलात् श्रम का मतलब क्या होता है? बलात् श्रम का मतलब होता है जबरदस्ती काम करवाना, जबरदस्ती काम करवाना। दोस्तों आपने कभी यूपीएससी एस्पायरेंट की एक मूवी आई थी, मूवी नहीं आई तो आप न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि जो बहुत सारे भट्टा हैं, कंपनी फैक्ट्रियां हैं, वहां पर मजदूरों को जबरदस्ती काम करवाया जाता है। उनको एक न्यूनतम मजदूरी मिलनी चाहिए, वो भी नहीं मिलती। उनको केवल रोटी और कपड़ा पर रखा जाता है और उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है। दोस्तों इस तरीके का अब क्या होता है ना, बलात् श्रम, बेगार, बंधुआ मजदूरी आप नहीं करवा सकते। इसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, लोगों को अवेयर करना है, यानी कि बलात् श्रम यानी बंधुआ मजदूरी को रोकने के लिए बंधुआ मजदूरी प्रथा उन्मूलन एक्ट है। लोगों को जागरूक करो कि आप पर कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। यदि आप पर कोई जबरदस्ती काम करवा सकता है तो आप उसके खिलाफ दोस्तों केस कर सकते हो। तो आर्टिकल 23 हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। अब बात आती है आर्टिकल 24 की। आर्टिकल 24 भी काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आर्टिकल 24 क्या कहता है? आर्टिकल 24 कहता है जो खतरनाक कारखाने हैं उनमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगना चाहिए। यानी कि दोस्तों जो खतरनाक, जैसे कि पटाखे की कंपनी है और बहुत सारे ऐसे खतरनाक काम हैं जिन पर 14 वर्ष तक के बच्चों को नहीं लगाना चाहिए। अब दोस्तों अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि आखिर इस आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ रही है, इन आर्टिकल की जरूरत क्यों पड़ रही है? दोस्तों जरूरत इसलिए पड़ रही है, कारण ये था कि आप देखते होंगे कि देश में, दिल्ली ऐसे बड़े शहर में और यहाँ औद्योगिक क्षेत्र वाले और भी देश हैं, उनमें क्या होता है, उनमें जो खतरनाक कंपनियां हैं, यहाँ काम बहुत खतरनाक होता है, पटाखे का काम है। तो यहाँ पर यदि वो कंपनी मालिक है यदि किसी बड़े पुरुष को लगाएगा तो दोस्तों उसको वेतन ज़्यादा देना पड़ेगा। तो वो क्या करते हैं, वो छोटे बच्चों को उठाते हैं, क्योंकि छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को दोस्तों वेतन भी कम देना पड़ेगा और वो काम भी ज़्यादा करेगा। इसीलिए अब सोचो, जो 14 वर्ष से कम आयु का दोस्तों बच्चा है, यदि यह पढ़ेगा लिखेगा नहीं दोस्तों तो इससे समाज में अराजकता आएगी, दंगे भड़काने में ये लोग सहायक होंगे, अपराधी बनेंगे। तो इससे नुकसान तो एंड ऑफ द, इनका रिजल्ट क्या होगा, समाज को नुकसान पहुंचाएंगे ना। इसीलिए यहां पर आपने एक व्यक्ति का नाम दोस्तों जरूर सुना होगा, कैलाश सत्यार्थी। आपने कैलाश सत्यार्थी का नाम दोस्तों जरूर सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी को यदि आपने नाम नहीं सुना है तो इनको जान लो। इनको शांति में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। इनको शांति के क्षेत्र में दोस्तों नोबेल पुरस्कार मिला था। क्यों मिला था? इन्होंने 2014 में इनको जब नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों, इन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया था। इन्होंने एक एनजीओ चलाया था, उसका आंदोलन का नाम था बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने अब तक 80,000 से ज़्यादा छोटे बच्चों को, बाल श्रमिकों को फैक्ट्रियों से, कंपनियों से आज़ाद कराया है। यानी कि कैलाश सत्यार्थी का जो काम है वह हमारी सोसाइटी के लिए एक बहुत बेहतरीन आदर्श है। दोस्तों इनका मानना है, कैलाश सत्यार्थी जी का मानना है कि यदि बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी तो ये हमारे समाज में एक तो अपराध कम हो जाएंगे, छोटे बच्चे हमारे देश की नींव होते हैं, समाज में शांति बनी रहेगी, सौहार्द का माहौल होगा और हमारा देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा। दोस्तों आपने मलाला यूसुफजई का नाम भी सुना होगा, जो पाकिस्तान की थी। इन सब में क्या है, इनमें सब में एक कॉमन है कि इन्होंने बच्चों के अधिकारों के लिए बहुत संघर्ष किया है दोस्तों। तो अब तक हमने कौन कौन से आर्टिकल कंप्लीट किए दोस्तों? हमने अनुच्छेद 19 से लेकर के और दोस्तों 24 तक के सारे मौलिक अधिकार थे उनको कंप्लीट कर लिया है। अब मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी, उसमें मैं अनुच्छेद 25 से लेकर के और 32 तक सारे कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। तो ये हमारी 3 वीडियो में मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। इनको आप पढ़िए, बेहतरीन है, इनसे अपनी समझ बनाइए, इनसे और आपको बेहतरीन समझ मिलेगी दोस्तों। तो यहीं पर हम वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद दोस्तों।